अंग्रेजों ने इंडिया को लगभग 200 साल गुलाम तो रखा, लेकिन सिर्फ अकेले अंग्रेज ही नहीं थे जो यूरोपियंस के तौर पे इंडिया आए थे, बल्कि और भी यूरोपियंस ईस्ट इंडिया कंपनीज थी जो इंडिया आई थी, और उसमें से सबसे आखिर में आए थे फ्रेंच और सबसे पहले आए थे पोर्टुगीज। मॉडर्न हिस्ट्री की अभी तक की सीरीज में हमने पोर्टुगीज, डच और इंग्लिश के बारे में पढ़ा। अब हम देखते हैं फ्रेंच के बारे में। नमस्ते, हम पढ़ रहे मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज, और इस सीरीज में आज हम बात करेंगे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की कि वो इंडिया कैसे आई और बाद में गायब कैसे हो गई। फ्रेंच वो लास्ट यूरोपियन पावर्स थी जो इंडिया आई थी, और फ्रेंच के आने से पहले आए थे डेन्स यानी डेनमार्क के ऑफिसर्स या ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग। डेन्स ईस्ट इंडिया कंपनी, ये कंपनी 1616 में इंडिया आई और इन्होंने तंजौर के पास में एक फैक्ट्री लगाई, ट्रेनक्यूबार के पास में। ट्रेनक्यूबार को हम इंडियंस या भारतीय लोग तरंगम बाड़ी कहा करते थे, तरंगम बाड़ी। तो यूरोपियन से प्रोनाउंस नहीं हुआ और इस वजह से बहुत सारी जगहों के नाम खराब हो गए। त्रिवेंद्रम हो गया तिरुवनंतपुरम का, दिल्ली दिल्ली बन गया, कलकत्ता कैलकाटा बन गया, और भारत बन गया इंडिया। खैर, डेन्स जो थे उनकी कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं थी, वो इंडिया में राज नहीं करना चाहते थे, वो सिर्फ कमर्शियल एक्टिविटीज़ में पार्ट लेना चाहते थे, और उनका कारोबार इतना ज़्यादा चला नहीं। कुछ चीज़ों में ज़्यादा चला, कुछ चीज़ों में नहीं चला। तो 1845 में लगभग उस अराउंड 1845 के करीब उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को सब कुछ जो भी था वो बेच दिया। तो वो कभी भी ऐसे फॉरेन पावर्स नहीं बन के आए जिन्होंने इंग्लिश को अपोज किया हो, लेकिन फ्रेंच एक बहुत बड़ी फॉरेन पावर्स थी। हमने लास्ट वीडियोस में भी देखा कि चाहे डचेस हों चाहे पोर्टुगीज हों, वो इंग्लिश के लिए इतना बड़ा कोई खतरा नहीं थे। वो धीरे धीरे छोटी छोटी वॉर्स हुई और वॉर्स खत्म हो गई, लेकिन फ्रेंच इनको बहुत बड़ी एक अपोजिशन देने वाले थे। फ्रेंच लास्ट यूरोपियंस थे जो इंडिया आए, और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इंडियन ओशन और इंडियन पैसिफिक ओशंस वाले एरिया में रहना चाहती थी। वहाँ पे मेडागास्कर में वो अपनी कंपनीज को एस्टैब्लिश करना चाहती थी, लेकिन वहाँ पे वो हुए अनसक्सेसफुल, और 1667 के करीब उन्होंने इंडिया की तरफ अपना रुख किया। उस टाइम फ्रेंकोइस कैरोन थे जो इन्हें लीड कर रहे थे, और ये आए और इन्होंने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री एस्टैब्लिश करी। तो फ्रेंच फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ थी? सूरत में। बाद में 1669 यानी 1669 के करीब इन्होंने सुल्तान ऑफ गोलकुंडा से कुछ एरिया पेटेंट में जरूर ले लिया था, और कुछ ट्रेड में भी पेटेंट ले लिया था। और अब ये भी इंपॉर्टेंट समझ रहे थे बंगाल की कि वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन्होंने शिस्ता श्रेष्ठा खान से, जो एक मुगल सूबेदार था, वहां से चंदर नगोरे या चंदा नगर को, जो कैलकाटा में एक लोकेशन थी, उसको ले लिया सूबेदार से। धीरे 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 करके फ्रेंच ने जो अपना नर्व सेंटर बनाया था, जो उनका कोर था, उनका हेडक्वार्टर था, वो था पौंडीचेरी, जो उनका एरिया था। और ये लगभग 1674 के करीब यानी 1674 तक इनका नर्व सेंटर बन गया था। ये ट्रेड के पर्पज से आए थे और कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए इन्होंने कोस्टल एरियाज में अपनी फैक्ट्री ज्यादा एस्टेब्लिश करी, जैसे माहे, कराईकाल, बालासोर, कासिम बाजार एटसेट्रा। सब कुछ ठीक चल रहा था कि बीच में इनकी डच के साथ कोई राइवलरी हो गई, और इन्होंने क्या किया, डचेस ने पौंडीचेरी को कैप्चर कर लिया, जो इनका नर्व सेंटर था। अब अगर नर्व सेंटर ही गिर गया, 1693 की बात है, तो फिर क्या। बाद में 1697 के करीब एक ट्रीटी होती है जिसे हम बोलते हैं ट्रीटी ऑफ रिजविक। उस ट्रीटी से फ्रेंच लोगों को पौंडीचेरी वापस तो मिला, पर अब वो उनका नर्व सेंटर नहीं था, तो उसे नर्व सेंटर बनाने के लिए उन्होंने फिर से काम करना शुरू किया। लेकिन फ्रेंच के पास अगर आप वर्ल्ड मैप में देखोगे तो फ्रांस के पास में लोकेशन है स्पेन की। तो वर्ल्ड हिस्ट्री में एक नया चैप्टर शुरू हुआ स्पेनिश यूरोप में, जो वॉर शुरू हो गई थी उसकी वजह से, जिसकी वजह से उनके फ्रेंच के इंडियन एम्बिशंस पे बहुत ज़्यादा पानी फिरा। उस वॉर की वजह से सूरत, मसूलीपट्टनम और बेंटम जैसी जगह पे जो उनकी बहुत एस्टैब्लिश्ड फैक्ट्रीज थी, उनको फ्रेंच लोगों को उनको छोड़ना पड़ा। और रही सही कसर तो फिर फ्रेंकोइस मार्टिन की डेथ हो गई 1706 में, जो फ्रेंच लोगों के लिए एक बड़ा सेटबैक था। लेकिन फिर भी 1720 तक लेनॉयर और डुमास की लीडरशिप में फ्रेंच ने इंडिया में अपने एम्बिशंस को कंटिन्यू किया। मॉरिशस और रीयूनियन आज भी आप इंडियन ओशन में देख सकते हैं, और ये फ्रेंच टेरिटरीज हैं। रीयूनियन इंडियन ओशन का एक आइलैंड है जिस पे आज भी फ्रेंच गवर्नमेंट का राज है। तो फ्रेंच ने अपनी पावर रीगेन करना शुरू किया। अब फ्रेंच पावर रीगेन कर रहे हैं और इंग्लिश के एम्बिशंस के साथ टकराव तो हो ही रहा है, तो पावर टसल तो होना ही था। और ये पावर टसल हुआ 3 वॉर्स के साथ, कार्नेटिक वॉर्स, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। कार्नेटिक वर्ड से कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, कर्नाटका इज एक्चुअली कार्नेटिक। इनकी प्रोनाउंसिएशन खराब थी तो इन्होंने कुछ भी नाम रख दिए, और दुख की बात यह है कि हम भी वही नाम बोलते रहे। अब इसका रीजन ये है क्योंकि बुक्स में हमने जो पढ़ा हमने वो सीखा। पर बेसिकली कार्नेटिक कौन सा एरिया था? कार्नेटिक वो एरिया था जो ईस्टर्न घाट एंड बे ऑफ बंगाल के बीच का एरिया था। उस समय वो मद्रास प्रेसिडेंसी के करीब आता था।
कई बार उसका पार्ट था, कई बार चला जाता था। तो आज के प्रेजेंट डे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वाला एरिया। अब इंग्लिश और फ्रेंच लोगों के बीच में इतना बड़ा टसल इसलिए हुआ क्योंकि वो दोनों ही पॉलिटिकल पावर्स को एस्टैब्लिश करने का विजन देख रहे थे इंडिया में। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इंडिया में उस टाइम पे चल क्या रहा था। देखिए उस टाइम में यानी 1730-40 के आसपास नॉर्थ में उस वक्त थे मुगल्स। 1707 में औरंगजेब की डेथ के बाद मुगल्स वीक पड़ना शुरू हो गए थे क्योंकि औरंगजेब ने सभी लोगों को जबरदस्ती पास में रखा था। जैसे उसकी डेथ हुई तभी वैसे ही बहुत सारे और किंगडम्स भी नए उभर के आए। काफी लोगों ने बगावत कर दी और उसके बाद के लीडर्स उतने स्ट्रॉन्ग थे भी नहीं। थोड़ा नीचे की तरफ मराठा पावर तेजी से बढ़ रही थी। पर मराठाओं की एक प्रॉब्लम थी, ये पॉलिटिकल एक्सपेंशन नहीं करते थे। ये जाते थे, युद्ध जीतते थे, टैक्स लगाते थे, कुछ लूट के लेके आते थे, लेकिन वहां पर कभी एडमिनिस्ट्रेशन को एस्टैब्लिश नहीं करते थे। फिर और नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि हैदराबाद के निजाम उस टाइम बूढ़े हो चुके थे और उनकी जो सेना थी वो मराठाओं के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे उनमें बिजी थी। और बाकी जो उनके लोग थे वो उनके डेथ के बाद कौन राजा बनेगा इस बात में उलझे हुए थे। विजयनगर एम्पायर का डिक्लाइन तो हो ही चुका था, लेकिन थोड़ा बहुत जो भी बच गया था वो छोटे छोटे रूलर्स के हाथ में था। तो ऑलमोस्ट दक्कन में या कोरोमंडल कोस्ट क्या है एक्चुअली, अगर आपने एंशियंट या मेडिवल हिस्ट्री पढ़ी है तो आपने देखा होगा कि चोल साम्राज्य की हम बात करते हैं ना, तो चोल साम्राज्य जो दक्षिण पूर्व वाला तट है इंडिया का, उस पे उनका शासन था। तो वो क्या कहा करते थे उसको, चोल मंडलम, जो कि यूरोपियंस के मिस प्रोनाउंसिएशन की वजह से कोरोमंडल बन गया धीरे धीरे। और फिर उनसे कोरोमंडल भी नहीं बोला गया तो कार्नेटिक हो गया। तो इस वाले एरिया में, कोरोमंडल कोस्ट वाले एरिया में इस टाइम पे कोई भी स्ट्रॉन्ग रूलर्स नहीं थे। तो टसल होगी अंग्रेजों और फ्रेंच लोगों के बीच में। अब ये क्या होगी, ये होगी 3 वॉर्स के, कार्नेटिक, फर्स्ट वॉर, सेकंड वॉर, थर्ड वॉर, जिन्हें हम नेक्स्ट 2-3 वीडियोस में छोटी छोटी वीडियोस में देखेंगे। तो आज के लिए मैंने फाउंडेशन और बैकग्राउंड बना दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।